Hello and welcome back to SM Classes. This is Adil Sayaf, and in this video we are going to discuss the MCQs of क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है इन आवर MCQ सीरीज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो फार मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। द फर्स्ट लेक्चर वाज about the statistics, its introduction, limitations और कुछ extra important pointers. And in my last 2 videos I have discussed the 60 high-end MCQs of collection of data. अगर अभी तक आपने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं, go and watch those videos. They will definitely help you in your exam. मैंने जो क्वेश्चंस लाए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड मैचिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ नए कंसेप्ट्स आ रहे हैं, दैट टू एज पर द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ JK SSB। अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स सीरीज मैंने अपनी चैनल पे इकोनॉमिक्स फॉर FAA कंप्लीट किया है। उसके बोथ मैंने लेक्चर्स इन डिटेल अपलोड किए हैं। उसके बाद हमने उसमें 400 बेस्ट 400 MCQs वो भी मैंने डिस्कस किए हैं, एंड दैट टू वो सारा मेरा यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स के बाद हमने ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट की थी। ज्योग्राफी जो आपका FA सिलेबस है या एनी अदर कॉम्पिटिटिव JK SSB का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वो यूज़फुल है। अगर अभी तक आपने वो चेक नहीं किए हैं, वो भी जाके मेक श्योर आप यहाँ से जाके ये वीडियो देखने के बाद वो भी चेक करोगे। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द 2 सीरीज। एक तो हमारी स्टैटिस्टिक्स सीरीज चल रही है ऑन द अल्टरनेट डेज, एंड ऑन द अदर हैंड मैं यहाँ पे J&K को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें हमने अभी हिस्ट्री उठाया है। हिस्ट्री के कुछ 3-4 लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं डिटेल्ड वे में। हर कोई चीज़ मैं वहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, ठीक है ना। Then if you are new to this channel, please make sure you subscribe my channel, like करो और फिर in the end मुझे comment में बताना मेरा वीडियो कैसे लगा। And I'm once again asking those who have continuously watching my channel और अभी तक अपनी सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure this time you are going to subscribe my channel और कमेंट करो, लाइक करो, फिर मुझे बताओ मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। बिफोर दैट ये हमारा सिलेबस है। अगर आप देखेंगे हेयर हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिक्स के कुछ 20 MCQs, बेस्ट 20 MCQs। उसके बाद ये 2-3 टॉपिक्स है। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने इन्हीं को कंक्लूड किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, हम टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा के MCQs लाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ी होगी, यू बेटर नो कि हमारे पास और एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। हम पहले इसके MCQs करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे टैबुलेशन ऑफ डेटा के MCQs लाऊंगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। When data classification is based on attributes मतलब qualities. When data classification is based on attributes that change due to physical location, for example density of population across different provinces or districts। फिजिकल लोकेशन को प्लेस की यहाँ पे बात की जा रही, बट एट द सेम टाइम विद इन दोज लोकेशंस इट इज फर्दर क्लासिफाइड क्रोनोलॉजिकली। एक तो यहाँ पे लोकेशन की बात की जा रही है और दूसरा यहाँ पे क्रोनोलॉजी, समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे क्रोनोलॉजी की बात की जा रही है अक्रॉस a 10-year span. The complex classification is combining। अब ये मैं बताना है कि इनमें से कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट सूट करती है हमारा जो क्वेश्चन है।
स्पाशल, स्पाशल मतलब क्या होता है, इट इज़ जियोग्राफिकल, ये बात सही है। एंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव हमारा सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम क्रोनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइम, और अगर टाइम की बात हो रही है दैट मीन इट इज स्पाशल एंड टेम्पोरल, बाकी दो देखने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो क्रोनोलॉजिकल टेम्पोरल क्लासिफिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका सही आंसर हमारे पास बी निकल के आ जाता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। Consider the following statements regarding the principles of sound data classification. Principles of classification पढ़ा होगा आपने, हमारे पास बहुत सारे जो हमारे principles of classification में, एक हमारे पास हमने पढ़ा था जिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपने अगर पढ़ा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास है, एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल हमारे पास है, स्टेबिलिटी प्रिंसिपल हमारे पास है, सूटेबिलिटी प्रिंसिपल हमारे पास है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल हमारे पास है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमारे पास है। ये मैं सारे प्रिंसिपल्स वहाँ पे डिस्कस करूंगा। अभी हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो क्या है। देखिए, द रूल ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, ये हमारा प्रिंसिपल है, इंप्लाइज दैट क्लासेस मस्ट बी डिजाइनड such that every single observation in the universe finds a place in at least one category। ये किसमें, ये एक कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। दैट मीन्स एवरी आइटम, यहाँ पे क्या होना, शुड बी क्लासिफाइड, हर कोई चीज़ हमें क्या करनी होगी, दैट इज़ लाइक अवर कंसर्न, जो हमारा स्टडी है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ये हमारा सही होगा। द रूल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो हमारा एवरी आइटम पढ़ा होगा आपने, जो हमारा एवरी आइटम है इट शुड फॉल इन वन कैटेगरी ओनली, एवरी सिंगल आइटम। फॉर एग्जाम्पल अगर गर्ल है, जो यहाँ पे गर्ल के कंसर्न होंगे ये एक कैटेगरी में होने चाहिए, और जो हमारे बॉयज है दे शुड फॉल इन द सिंगल वन क्लास, या इन द डिफरेंट, बॉयज का अलग रहेगा, गर्ल्स का अलग रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द रूल ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन implies that the upper limit of an inclusive class interval is always identical to the lower, हमें यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं की जा रही है, to the lower limit of the succeeding class intervals, यहाँ पे इंटरवल्स की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि क्या यहाँ पे जितने भी हमारे आइटम्स है क्या उनको हमने ऑर्डर प्रॉपर वे में क्लासिफाई किया है या नहीं किया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। यहाँ पे सेकंड का जो आंसर है दैट इज ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हेन ए रिसर्चर क्लासिफाइज पॉपुलेशन डेटा फर्स्ट बाय जेंडर, पहले इससे क्या किया, जेंडर किया, देन ब्रेक्स डाउन ईच जेंडर बाय लिटरेसी, फिर लिटरेसी में क्लासिफाई किया, लिटरेसी मतलब लिटरेट, इलिटरेट, एंड फर्दर subdivided them into employment status, employed, unemployed. This schema is best classified as, इसको क्या बोला जाता है। देखिए यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे जेंडर की बात की जा रही है। एक सेकंड दीजिए मुझे, यहाँ पे जेंडर की बात की जा रही है। जेंडर के बाद हमने यहाँ पे ये बोला मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, फिर हमने बोला मेल्स और फीमेल्स में कितने यहाँ पे लिटरेट है और कितने यहाँ पे इलिटरेट है, और हमने यहाँ पे फिर से कितने लिटरेट है और कितने इलिटरेट है। देन इलिटरेट में कितने एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना, कितने एम्प्लॉयड है और कितने अनएम्प्लॉयड है। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इसको ऐसे ही क्लासिफाई किया। क्या आपको लग रहा है कि ये सिंपल है, क्या आपको लग रहा है कि ये क्वांटिटेटिव है, क्या आपको लग रहा है कि इसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ आ रहे हैं, इट इज़ मनीफोल्ड या इट इज़ मल्टीपल क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव यहाँ पे जेंडर की बात की जा रही है, मल्टीपल क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, ये हमारा जो सही आंसर है दैट इज बी, ये आप करेक्ट कर लीजिए। एंड वन थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियोज में बताता हूँ कि पहले अपना आंसर देखा करो, रफ पे लिखो आपके आंसर्स कितने सही हो रहे हैं, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आज आपके कितने आंसर्स सही हो रहे, ओ सही
नहीं होगी। उससे क्या होगा, उससे एक तो आपको कंटेंट कुछ नया मिलेगा, दूसरा आपकी प्रिपरेशन, आपका मॉरल, आपकी मोटिवेशन और ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द स्ट्रक्चरल बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल बेस, एक साइड से कॉलम एक ग्रुपिंग है, ये हमारे स्टैटिस्टिकल डिजाइनर्स, ये थोड़ा सा आगे होना चाहिए, यहाँ पे हमारा कॉलम बी है। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन, 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की हमने यहाँ पे बात की है। कौन कौन सी हमारे पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, वी हैव स्पाशियल क्लासिफिकेशन, वी हैव क्रोनोलॉजिकल। आई गेस मैंने आपको ये 2 ऑलरेडी बताए, स्पाशियल जो प्लेस के रिलेटेड हो, जो जियोग्राफी के रिलेटेड हो। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे टाइम, देन टेम्पोरल, यहाँ पे सॉरी टेम्पोरल नहीं, ये यहाँ पे सीजनल सब टाइप, टेम्पोरल सीजनल सब टाइप, एंड फोर्थ वी हैव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है। अब देखिए स्पेसिफिक सीजनस, ये खुद क्या आ गया, सीजनस की बात की जा रही है, आर रिकरिंग कार्टर्स विद इन ईयर, किसकी, सीजनली। अगर हम देखेंगे टेम्पोरल है, लेकिन सीजनस के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। इसका मतलब ये हमारा गया, ये हमारा गया, इन 2 में से हमारा आंसर आ जाएगा। देन जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल आप सिंपली जहाँ पे भी जियोग्राफी आएगी, इसका मतलब है इट इज स्पाशियल, इसका मतलब जो सेकंड है उसका ए आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का यहाँ पे 1 आंसर है, सेकंड का 1 ये नहीं है, ये हमारा सही आंसर होगा, जो बी है इट इज द करेक्ट आंसर। देन न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या आएगा, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल ईयर्स, क्रोनोलॉजिकल यहाँ पे क्लासिफिकेशन आएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा मैं यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है, आप फिर से एक बार इसको देखिए, फिर भी अगर आपको डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। लाइक मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी कमेंट का यहाँ पे क्या करूँ, मैं रिप्लाई करूँ, ठीक है ना। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, दैट इज लाइक इन लेस देन cumulative frequency distribution the running total of frequencies is compiled by adding frequencies from the lowest class interval down, हमें नीचे जाना होगा टॉप टू बॉटम क्लास इंटरवल। ये तो हमारा सही है। अगर आपको याद होगा, इन द लेस देन फ्रीक्वेंसी वी एड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू डाउन, टॉप टू डाउन, टॉप पे हमारा लोअर वैल्यू होता है, अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू द हाईएस्ट वैल्यू। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, इन द मोर देन cumulative frequency distribution the cumulative frequency is corresponding to the lower limit of the first class interval is always equal to the frequencies total frequency of the entire database। ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको इसको एक टेबल की मदद से यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए लेट अस सपोज ये हमारे पास एक टेबल है, ये हमारा एक टेबल है, ये हमारा दूसरा टेबल है, ठीक है ना। इसके बीच में और एक लाइन हम ड्रा करेंगे, ये हमारा 2 है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लेट अस सपोज हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम वेजेस लेंगे, ठीक है ना, वेजेस है, और दूसरे साइड हम लेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने हमारे पास एम्प्लॉयज है। इन द सेम वे यहाँ पे वेजेस और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे कितने हैं। लेट अस सपोज जो हमारी वेजेस है क्लास इंटरवल, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 to 20, और ये 20 to 30, और ये 30 to 40, देन यहाँ पे 40 to 50, ये हमारा 50 to 60। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमारा डेटा यही रहेगा। इसको क्या हो गया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60 एक डेटा। लेट अस सपोज जो हमारी यहाँ पे मेन जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दी गई है, फ्रीक्वेंसी जो हमारी है दैट इज, ध्यान से देखेंगे, जो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड, फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे है, पहली फ्रीक्वेंसी 5, दूसरी हमारी 10, थर्ड हमारी 12, फोर्थ हमारी 15, एंड जो हमारा 5th क्लास इंटरवल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 18 है। इन द सेम वे यहाँ पे भी आएगा 5,
10, 12, 15 एंड 18 ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब जो हमारा फर्स्ट इन द लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, हम क्या करते हैं, वी एड अप द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा 5 आएगा, 5 के बाद 10 + 5 कितना होता है 15, 15 + 12 कितना होता है, ये हमारा होगा 27, 27 + 15 हमारा कितना होता है, 27 + 15 हमारा होता है ये 42 हमारा आ जाएगा। 42 + 18 कितना हो गया, ये हमारा 60 आएगा। कितना आएगा 60। वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये समझ आया, यही हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट, इन ए मोर देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोअर लिमिट। लेकिन हमें पता है कॉम्युलेटिव में हम कहाँ से जाते हैं, हम बॉटम टू टॉप जाते हैं। ऐसे अब हम पहले बॉटम टॉप जाएंगे, यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे हमारा सीधा 18 वापस आएगा। 18 + 15 कितना होता है 33, हाँ 33 ये हमारा फिर 45, 12 ऐड करेंगे, देन 55 के बाद 5 और ऐड करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारा यहाँ पे 60 निकल के आ जाएगा। हमने क्या बोला, द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये हमारी लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी है, इज लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसीज। अगर आप इन टोटल फ्रीक्वेंसीज का ऐड करेंगे, ये भी हमारा कितना वैल्यू निकल के आ जाता है, ये भी हमारा 60 वैल्यू निकल के आ जाता है। समझ आया? समझ, मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो हमारा लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल ये किसके बराबर होता है, इज ऑलवेज इक्वल टू द एंटायर टोटल फ्रीक्वेंसी के यहाँ पे बराबर होता है। होप आपको ये समझ आएगा। दैट मीन्स जो हमारे यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 5। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड कंटिन्यूअस स्टैटिस्टिकल सीरीज? पढ़ा होगा आपने स्टैटिस्टिकल सीरीज के बारे में। दो सीरीज हमारे पास होती है, डिस्क्रीट सीरीज एंड स्टैटिस्टिकल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होते हैं, जो हमारे आइटम्स होते हैं दे आर एग्जैक्टली मैचिंग, प्रॉपर वे में वहां पे दिखाया जा रहा है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है दे फॉल इन ए रेंज ऑफ वैल्यू। इन द फ्रीक्वेंसी सीरीज, देन द कंटिन्यूअस स्टैटिस्टिकल सीरीज फ्रीक्वेंसीज फॉल्स इन ए रेंज ऑफ वैल्यूज। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज विद द क्वालिटेटिव ट्रेट्स वाल कंटिन्यूअस सीरीज, ये तो नहीं आएगा, इसका हमारे क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज लिस्ट्स वेरिएबल दैट चेंजेस बाय फाइनाइट एग्जैक्ट जंप, जो मैं आपको बता रहा यहाँ पे एग्जैक्टली शो हो रहा है विद क्लियर फ्रीक्वेंसीज, with clear frequency, whereas the continuous series lists variables that can take any fractional value within a defined range। पहले मैंने बताया रेंज में यहाँ पे वैल्यूज को लिखा जाता है। डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पे 1, देखिए डिस्क्रीट सीरीज अगर ये प्राइस है 1 2 1 2 3 4, और जो हमारी कंटिन्यूअस है ये प्राइस, देन डिमांड 4 3 2 एंड 1, ये हमारा क्या आ जाएगा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में प्रॉपर वे में दिखाया जा रहा है कि जब प्राइस 1 था उस वक्त हमारी डिमांड कितनी थी, जब प्राइस 1 बढ़ा डिमांड पे कितना, जब प्राइस 1 बढ़ा जो हमारी डिमांड है इस पे कितना असर पड़ा, और जब प्राइस इंक्रीज होता गया बाय सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यूज, हम ये देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे डिमांड वो कितना बढ़ रहा है। एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, लेट अस सपोज ये हमारा प्राइस है, रेंज है 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, so on and so forth। और जो हमारी यहाँ पे डिमांड आएगी जब प्राइस इस रेंज में आता है तो हमारी उस वक्त डिमांड कितनी रह जाती है, लेट अस सपोज ये 4 है, ये हमारा 3 है, ये 2 है और ये 1 है। डिफाइंड रेंज, यहाँ पे रेंज में बोला जा रहा है कि आपका प्राइस, आपकी डिमांड किस प्राइस रेंज में ज़्यादा होती है और कहाँ पे ये फॉल करना स्टार्ट कर जाती है। इसका मतलब जो हमारा सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन इज द पार्ट बी।
समझ आया? अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको, कंटेंट नया मिल रहा है आपको, तो लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ वीडियो मेरा कैसा लगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, which are the following conditions makes the collection of data open and serious। हमने पढ़ा है जो हमारी डाटा है, एक स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारे पास है ओपन एंड सीरीज, दूसरे हमारे पास होती है क्लोज्ड एंड सीरीज। पढ़ा होगा इन द ओपन एंड सीरीज, अगर आपको याद होगा, द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इंटरवल इज मिसिंग। ये बात आप याद रखोगे, जो अपर लिमिट या जो उसका लोअर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, वो हमारा मिसिंग होता है। और जो हमारे पास ओपन एंड के बाद दूसरी स्टेटमेंट जो आती है, दूसरा हमारे पास आ जाता है, दैट इज क्लोज्ड एंड सीरीज। क्लोज्ड एंड सीरीज में क्लोज्ड एंड्स, यहाँ पे एंड्स को क्लोज किया जाता है, एंड्स इन द बोथ अपर लिमिट एंड इन द लोअर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल, बोथ द लिमिट्स आर स्पेसिफाइड प्रॉपर वे में, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे दिया गया होता है। when the total observations are finite and cannot counted, ये तो है नहीं। when a class interval are intentionally left unequal throughout the table, unequal तो होगा नहीं। when the lower limit of, देखिए, when the lower limit of first class interval or the upper limit of the last class interval आर नॉट स्टेटेड, अगर वो नहीं दिए गए होंगे, एक जगह लिखा होता है वो बिलो 30 या एक जगह लिखा होता है अबो 50, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा आपने, दूसरी जगह लिखा होता है बिलो 10। ये जो आप अबो एंड बिलो देख रहे हो, ये हमारा ओपन एंड सीरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, match the objectives or features classification in A with the with their primary concepts in B। A में फीचर्स दिए गए हैं, B में स्टैटिस्टिकल टर्म्स। अब स्टैटिस्टिकल टर्म्स हमारे कौन सी है? ऑर्डरली एरे है, होमोजेनिटी है, बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है। एंड देन वी हैव प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, 4 कंसेप्ट्स। अब इससे अच्छा मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ, ठीक है ना। अब हम इनको क्या करेंगे, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्रुपिंग डेटा ऑफ आइडेंटिकल नेचर इनटू ए सिंगल कैटेगरी। मुझे बताओ, अगर हम इसको क्या करेंगे, सिंगल कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, फिर ये क्या हो गया, ये हमारा ह्यूमोजेनिटी होता है। ह्यूमोजेनिटी स्टैटिस्टिकल टर्म वाइज द डेटाज आइडेंटिकल नेचर जो हमारे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अलग अलग क्लास में उनको रखा जाता है। ए का हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये तो गया, ये तो गया, इन दो में हमारा आंसर 1 होना चाहिए। देन लेइंग द एसेंशियल स्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ टैबुलेशन, ये किसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यही क्लासिफिकेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे क्या करते हो, यू आर लेइंग डाउन द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ टैबुलेशन। प्रॉपर वे में आप इसको तैयार करके रखते हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, टैबुलेशन बनाते हैं। 2 का 4 आएगा, ये तो हमारा गया, ये सही आंसर है। अब 2 पढ़ने की, चलिए पढ़ता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है ना। अरेंजिंग डेटा, रा डेटा numbers systematically from lowest to highest, ऑर्डरली सीरीज प्रॉपर वे में, आइदर लोएस्ट टू हाईएस्ट, अगर हाईएस्ट टू लोएस्ट दिया होगा, दोनों में क्या आ जाएगा, ये ऑर्डरली सीरीज आ जाएगा। 3 का 1 एंड देन क्लासिफाइंग ए सिंगल पॉपुलेशन बाय 2 डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स, 2 डिस्टिंक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा बाइवेरिएट डेटा आ जाएगा। Question number 8. Then we have question number 9. Question number 9, which are the following best describes the primary objective of classification? To increase, सीधे हम इसका आंसर पढ़ते हैं, to condense mass data and highlights points of similarity and dissimilarity.
प्रॉपर वे में आप इसको क्या कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो और फिर हाईलाइट कर रहे हो इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है और इनके बीच में डिसिमिलरिटी क्या है। यही इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्लासिफिकेशन कहते हैं ना। देन उसके बाद फॉर ए क्लासिफिकेशन टू बी कंसिडर्ड आइडेंटिकल इट मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। पहली मैंने आपको किसके बारे में बताया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहां पे मैंने आपको बताया एवरी आइटम शुड बी लिस्टेड सिंगली। बॉय को बॉय के साथ हम रखेंगे, गर्ल को गर्ल के साथ रखेंगे, क्लास 10th को क्लास 10th के साथ रखेंगे, क्लास 9th को क्लास 9th के साथ रखेंगे, ठीक है ना। हर किसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स इसका फिर सही आंसर क्या आ जाएगा, एन इंडिविजुअल आइटम कैन बिलोंग टू वन एंड ओनली वन स्पेसिफिक क्लास को ये बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर हो गया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल ऑफ exhaustiveness, the principle of exhaustiveness in data classification ensures। अब exhaustiveness का मतलब क्या होता है, every item in the collected data must fit into one of the designed classes। हर कोई चीज यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए कहीं ना कहीं पे, तो ये क्या होना चाहिए, इट शुड फिट इन द डिजाइनर क्लासेस। आया समझ। देन उसके बाद व्हेन रॉ डेटा इज categorized based on the descriptive characteristics or traits that cannot be measured क्वांटिटेटिवली। जब आप उसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं करोगे, अगर आप इसको क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं करोगे, आप क्या करोगे, वी विल डिस्क्राइब देम इन द क्वालिटेटिवली। अब क्वालिटेटिवली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट दी गई है, यहाँ पे रिलीजन दिया गया है और यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, जेंडर दिया गया है। समझ आया, ये क्या है, ये हमारी यहाँ पे क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है। देन उसके बाद हमारे पास और एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ क्लास। द बेसिक क्राइटेरिया फॉर ए क्लासिफिकेशन स्कीम शुड रिमेन अनचेंज्ड थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। ये तो सही है, अगर आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपकी जो स्कीम है, आपका जो प्लान है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, दैट शुड रिमेन सेम। अगर वो चेंज हो गया, सारा सिस्टम ही हमारा चेंज हो जाता है। ये तो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन चेंजेस मिडवे। अगर ये मिडवे में क्या हो गया, ये मिडवे में हमारा चेंज हो गया, द रिजल्टिंग डेटा सीरीज बिकम्स इनकंपेरेबल। फिर तो वो कंपेयर ही नहीं होगा। पहले हमारे पास कुछ अलग ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद मिडवे में हमने अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया। मिडवे में उसने अपना ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर दिया उसने, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मिडवे में हमें कोई भी चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर चेंज हुआ तो हमारा डेटा यहाँ पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग डिफरेंसेस आ जाएंगी इन द कलेक्शन ऑफ डेटा। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, if the data regarding the production of wheat is organized by the status की बात की जा रही है, कंट्रीज की बात की जा रही है, that means यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, प्लेसेस की बात की जा रही है। प्लेस का मतलब होता है यहाँ पे ज्योग्राफी की बात की जा रही है। मसला ख़त्म। अब मुझे आप बताओ इसका आंसर। चलिए मैं ही बताता हूँ, इसका आंसर हमारे पास सही सी पार्ट आ जाएगा। अभी तक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, ठीक है ना। अभी वेट करो, आपको आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इफ ए बिजनेस records its umbrella sales based on winter, summer and monsoon seasons। सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये सीजनल क्लासिफिकेशन आ जाएगा। इजी दो क्वेश्चंस थी, ठीक है, कभी कभार इजी भी होने चाहिए। देन वी हैव, जैसे एसएसबी ने एक बार पूछा था डब्ल्यू क्या होता है, फंस जाता है इंसान कभी कभार, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देन स्टेटमेंट फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए सिंपल क्लासिफिकेशन यील्ड्स ऑलवेज यील्ड्स मल्टी रो मल्टी कॉलम
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सिंगल में तो सिंगल रो सिंगल कॉलम आएगा, मल्टी रो मल्टीपल कॉलम कैसे आएगा? दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज आल्सो रेफर्ड एज पार्शियल क्लासिफिकेशन, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। 16 बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाता है। याद रखेंगे, सिंपल में सिंगल क्लासिफिकेशन, सिंगल रो सिंगल कॉलम होता है। मल्टीपल में मल्टीपल रो, मनी फोल्ड में आता है मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज स्पाशियल क्लासिफिकेशन, उसको बोला जाता है। देन which of the following classification is best suited for analyzing long term secular trends? long term, लंबे टाइम की बात हो रही है, ठीक है ना? लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम की बात हो रही है। दैट मीन्स टाइम आएगा तो यहाँ पे सीधा हमारा क्या आंसर आ जाएगा? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या आंसर आ जाएगा? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस है, और डिक्रीजेस ऑफ मैग्नीट्यूड इज नोन एज ऑर्डरली अरेंजमेंट। अगर हम अरेंजमेंट ऑफ रॉ डेटा करोगे इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है? नहीं। तो क्या ये रॉ डेटा है? नहीं। तो क्या ये स्पाशियल वेरिएबल है? नहीं। तो ये हमारे पास क्या है? इट इज़ एन, ये बात आप याद रखोगे, ये हमारे पास एक एरे होता है। क्वेश्चन नंबर 18 पार्ट ए इसका सही आंसर आ जाएगा। Then we have question number 19. In an inclusive class interval, in an exclusive class interval system, like exclusive की बात की जा रही है, we have 10 to 20, we have 20 to 30, and we have 30 to 40 series, so on and so forth. The value 20 is included in the this class interval 10 to 20. The value 20 is included in, क्या ये इस वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा? द वैल्यू 20 इज एक्सक्लूडेड एंटरली, क्या इसको एक्सक्लूड किया जाएगा? द वैल्यू 20 इज काउंटेड इन बोथ, क्या इसको बोथ इंटरवल्स में कंक्लूड किया जाएगा? अब आप क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका पहला क्वेश्चन जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 20. इफ ए डेटा सेट कंटेन्स द क्लास इंटरवल्स, कितने क्लास इंटरवल्स? 19 से लेकर 20, सॉरी डेटा इंटरवल्स वी हैव दिस 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39, और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा ऐसी। द सीरीज इज स्ट्रक्चराइज, इसको देखो, बोथ द लिमिट्स आर स्पेसिफाइड इन ए सिंगल क्लास। यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। फिर से बता रहा हूँ मैं, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज नॉट इंक्लूडेड इन द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। मुझे बोले इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव सीरीज। क्या इसको बोला जाता है? इंक्लूसिव सीरीज। इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीरीज हमने वर्ड किया। अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल, ठीक है ना? अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 20. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 21. To convert an inclusive series of inclusive series, upper limit of first class interval is not included in the lower limit of second class interval और इंटू एक्सक्लूसिव। अब अगर इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में इंक्लूड करना होगा, हम उस वक्त क्या करते हैं? व्हाट एडजस्टमेंट फैक्टर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए लोअर लिमिट एंड एड अप टू द अपर लिमिट। क्या करते हैं हम यहाँ पे 0.5 यहाँ से हम कम करते हैं और यहाँ पे ऐड करते हैं। ये हमारा आ जाएगा, क्या हम करते हैं? 0.5 हम एक साइड से कम करते हैं और दूसरे साइड से हम इसको बढ़ाते हैं। अब कम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 9.5 to 19.5, फिर हमने यहाँ पे 20 में से 0.5 कम किए, 19.5 to देन वी हैव हियर दिस 29.5
0.5। क्या आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल ये बन गया हमारा लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल। समझ आया कैसे है ये? फिर से बताऊंगा मैं। अगर हमें कन्वर्ट करना होगा इंक्लूसिव सीरीज को इन द एक्सक्लूसिव सीरीज, हम यहाँ पे 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और अपर लिमिट में इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे हमारी इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होती है। अब अगर एक्सक्लूसिव सीरीज को इंक्लूसिव में ऐड करेंगे देन यहाँ पे हम माइनस करेंगे जो 0.5 है और यहाँ पे हम 0.5 को ऐड करेंगे। ठीक है ना, समझ आया? उसके बाद which type of series is formed when frequencies are added up added up sequentially क्लास बाय क्लास। वो क्या कर रही है, एक एक करके वो बढ़ रही है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर। अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये सीधा आंसर 22 का बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। पहले मैं ये पढ़ूंगा। मिड वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 हमारा मिड वैल्यू निकल के आ जाता है। ये तो हमारा सही है, कोई भी बता सकता है। देन द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल, द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल लेट अस सपोज ये हमारा 10 to 20 है, ये जो इसकी विड्थ है इज द प्रोडक्ट ऑफ इट इज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्या ये इसका प्रोडक्ट है? नहीं, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये इसकी डिफरेंस है। क्या है? इट इज द डिफरेंस। The width of the class interval is the difference between the lower limit and upper limit of the class interval। इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट गया खत्म। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। Then we have question number 24. In a more than cumulative frequency distribution, frequencies are arranged in more than में हम कैसे frequencies को arrange करते हैं, in the यहाँ पे डिसेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। इन द नीचे से अगर लेस देन होगा देन असेंडिंग, ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं। उसके बाद द मिड पॉइंट्स ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मिड पॉइंट्स किसके निकालने हैं? देखिए कोई हमारी सीरीज है, लेट अस सपोज ये एक सीरीज है, दूसरी सीरीज है, एक सेकंड ठहरिए सीधा बनाएंगे। ये हमारी एक सीरीज है, ये दूसरी सीरीज है, ये दूसरा वैल्यू आएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये बता रहा है कि इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज़ 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद आप बता रहे हैं यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है 15, 25। अब ठीक है 35। आज मुझे पता नहीं जो मेरा स्टाइलस है इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देन वी हैव 45 यहाँ पे। ठीक है ना। अब ये बताया जा रहा है कि ये जो हमारे मिड पॉइंट्स है ये किसके मिड पॉइंट्स है। ठीक है ना। अब हमें यही बताना है कि ये किस चीज़ के मिड पॉइंट्स है। देखिए विड्थ 15, क्या मुझे विड्थ 5, क्या इसकी विड्थ 5 आ सकती है? अगर ये 15 है इसकी विड्थ तो 5 आ ही नहीं सकती है। बिटवीन ये अगर देखेंगे 15 से लेकर 25 तक कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। इसका मतलब 15 नहीं आ सकता, 10 आ सकता है। या तो ये होगा या तो इन दोनों में से। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? विड्थ 5 क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारा 15, 25, 35 एंड 45 आ रहा है। सेकंड विड्थ इज 10, ये तो सही है। 10 या तो एक में आएगा दूसरे में आएगा। अब देखेंगे कहाँ पे आएगा। हम क्या बता रहे हैं? अब इंटरवल, पहला इंटरवल 10 to 20। ज़रा आप करो 10 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट ये कितने हुए? ये हमारे हुए 30 डिवाइड बाई 2। 30 डिवाइड बाई 2 कितने हो गए? 15। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम ऑप्शन सी पढ़ते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। ये भी तो बराबर आ रहा है कि नहीं? अब बताओ ये कैसे बराबर आ रहा है? 15 प्लस 5 प्लस 15 कितना हो गया? वो हम 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 वो हमारा हो गया 20। 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे हमारा 20 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। वी हैव दिस 10।
दोनों में हमारी जो विड्थ है वो यहाँ पे सेम आ गई। अब जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला, ध्यान से देखेंगे, जो 50 ने कंफ्यूज नहीं होना है, कमेंट मत करना कि सर विड्थ तो 10 ही है, यहाँ पे मैं ये वाला वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट करने बैठ जाओगे सर आपने तो गलत बताया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैंने क्या देखा है कि बच्चे तब ज़्यादा कमेंट करते हैं जब कहीं पे कोई गलती होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही कम बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कमेंट नहीं कर रहे। ये ध्यान से देखना, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला ये वाला वैल्यू है, 15 वाला वैल्यू है। अब दूसरे में लेकिन इंटरवल हमारा सेम है, इसमें भी हमारा इंटरवल क्या है, इसमें भी हमारा इंटरवल सेम है। अब ये वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, हमने 15 से स्टार्ट किया है। अगर हमने 10 से स्टार्ट किया होता देन हमारा यहाँ पे ये वाला आ जाता। समझ आ रहा है, ठीक है ना। सही इसका आंसर बी पार्ट आ जाएगा। देन उसके बाद वी हैव question number 26. When data are classified on two-dimensional basis involving two variables simultaneously, the resulting table series is called as table या series। इसको क्या, दो वैल्यूज की वेरिएबल्स की बात की जा रही, दो वेरिएबल सीधा बाईवेरिएट, एक वेरिएबल यूनिवेरिएट, बहुत सारी वेरिएबल, देन वी हैव मल्टीवेरिएट। सीधा इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे, एक सेकंड, इसका आंसर यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा, बाईवेरिएट डेटा इसका आंसर आ जाएगा। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग। कौन सा है हमारे पास, वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजिकल, स्पेशल क्लासिफिकेशन, then we have qualitative classification and quantitative classification। ऑलरेडी मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए होमवर्क रहेगा। दो क्वेश्चंस, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए होमवर्क रखा। 19 अभी दो हुए, आगे मैं देखूंगा अगर कोई और हुआ वो आप फिर से करेंगे, ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, ये भी मैच द फॉलोइंग, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात की जा रही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, कंटिन्यूअस सीरीज भी हमने यहाँ पे पढ़ा और इंडिविजुअल सीरीज हम देखेंगे ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना। पहला हमारे पास क्या है, हमारे पास वी हैव डिसकंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या है, वेरिएबल्स आर ग्रुप्ड विद इन कंटिन्यूअस मैथमेटिकल रेंज। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस मैथमेटिकल रेंज। ए का हमारे पास जो फर्स्ट है उसका थर्ड आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ये गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड, या तो ये है या तो ये है। अब दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यूज विद देयर फ्रीक्वेंसीज। याद रखेंगे जो हमारी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज होती है इसमें हमारी प्रॉपर वे में फ्रीक्वेंसीज दी होती है, एंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल्स आर लिस्टेड सिंगली। अगर 10 बच्चे हैं क्लास में, मैं बोलूँगा जो रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, अलग अलग मैं इनके मार्क्स लिखूंगा। फिर चाहे इसके भी 5 हो, फिर चाहे इसके भी 5 हो, फिर चाहे इसके भी 8 हो, फिर चाहे इसके भी 8 हो, फिर किसी के 2 हो, किसी को 3 हो। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अलग अलग यहाँ पे लिख रहा हूँ विदाउट गिविंग देम द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ। सिर्फ इतना आप याद रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम रिपीट्स इटसेल्फ। एंड वन मोर पॉइंट, कल मुझे व्हाट्सएप पे कोई कमेंट कर रहा था कि ये सर सोर्स जो हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए बेटा, अभी तक आप बहुत आगे आए हो, अब आपको सोर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई होप और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऑलरेडी ये सारा कंप्लीट किया होगा। फिर भी अगर आपको पढ़ना है, मैं बताऊंगा जो मेरा अपना सोर्स है जहां से हम पढ़ते हैं। 11th की एक बुक आती है, उस बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसके 2 पार्ट्स है, एक पार्ट में इंडियन इकॉनमी आती है, या अलग अलग भी आती है या दोनों कंबाइन हो सकती है, और दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, स्टैटिस्टिक्स। इट इज़ रिटन बाई ये TR जैन एंड
VK ओरी 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स, जो मैं 11th क्लास के जब बच्चे होते हैं, जब उनको कोचिंग कराता हूँ वहाँ पे उनको पढ़ाते हैं 11th क्लास में, जो उनका फर्स्ट पार्ट है वो स्टैटिस्टिक्स पूरी यहाँ पे। अगर उसका आपका ओल्ड नए एडिशन में कुछ टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, अगर उसका 4 साल 5 साल पहले पुराना वर्जन आपको मिलता है, आप वो कंसल्ट कीजिए, वहाँ पे आपका पूरा सिलेबस निकल के आ जाएगा। कौन सी बुक याद रखेंगे? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। कौन सी? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स बाय TR जैन। अच्छी बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। लाइक यू कैन, आप प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, उतने ज़्यादा उसमें क्वेश्चन दिएंगे। हर कोई पॉइंट इन डिटेल वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। TR जैन एंड भैया, अब मैं आपको नोट्स देता, जो मेरे नोट्स बनाए जो मैं बच्चों को सेंड करता हूँ, लेकिन वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो आपके किसी काम के नहीं आ जाएंगे। ठीक, वहाँ पे MCQs भी दिए गए हैं, और आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हम लेवल थोड़ी लो रखते हैं, और आप पूरी बुक पढ़ोगे, वो एक रेफरेंस है। 2 आती है, बुक नहीं लानी है, रेफरेंस। जो TR जैन एंड VK ओरी है, ये एक रेफरेंस है, आप रेफरेंस लाओगे, बुक नहीं लाओगे, इंशाल्लाह रहमान आपके बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे, और आप लाइक बहुत सारा यहाँ पे, ठीक है ना, नया कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ाया मैंने, एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल पढ़ाया मैंने, स्टेबिलिटी प्रिंसिपल ये भी पढ़ाया मैंने। ये भी आप क्या करोगे, ये भी आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में 3-4 क्वेश्चन हम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई गेस 29 एक बार चेक कर लेना, ये दूसरा अभी 27 एंड क्वेश्चन नंबर 19, 27 एंड 29, ये 3 आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ये 3 जो क्वेश्चन है आप इनको क्या सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद वी हैव आई गेस लास्ट, हाँ उसके बाद वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज मैच द फॉलोइंग। फिर से हमारे पास है डाइकोटमस 2 वैल्यूज, मनीफोल्ड बहुत सारे वैल्यूज, सिंपल ओनली 1 ट्रेट। अगर मैंने बताया आपको जो हमारा सिंपल है ये हमारा 1 ट्रेट आ जाएगा या 1 वैल्यू, इसमें जो हमारा थर्ड है उसका सेकंड पार्ट सही आंसर आ जाएगा। जो हमारा डाइकोटमस क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाइकोटमस क्लास, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। डाइकोटमस ओनली 1 ट्रेट, only one trait is used to divide into 2 distinctive groups। हमने ऑप्शन नहीं पढ़ा था, अगर हम ऑप्शन पूरा पढ़ेंगे, यहाँ पे जो एक ट्रेट है इट इज यूज्ड टू डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ये हमारा डाइकोटमस ये कितने ग्रुप्स में हो रहा है, ये 2 ग्रुप्स में हमारा डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, इसका मतलब ये गया, इसका मतलब ये गया, हमारे पास ये 2 ऑप्शन बच जाते हैं। अब देखेंगे मनी फोल्ड का मतलब क्या होता है। मनी फोल्ड में मल्टीपल इंटरडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स आर ग्रुपड हायरार्की, मल्टीपल बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, दैट इज मनी फोल्ड। सेकंड का आ जाएगा 2, ये सही हुआ, ये हमारा गया। एंड थर्ड सिंपल में क्या आ जाएगा, देखो डेटा सुपलेटिस इनटू मल्टीपल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ए सिंगल मैट्रिक्स। किस पे, ये सिंगल मैट्रिक्स पे बेस होता है, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन। यहाँ से हमारा ये जो आज का बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तालियां एक बार सभी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा ये लेक्चर सच में अच्छा लगता है, अगर आपको जो मेरी हार्ड वर्क ये सच में आप लोगों को दिख रही है, मेरी बस सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो और जितना हो सके आपके ग्रुप्स है, आपके सोशल मीडिया है, आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो भी पढ़ रहा है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है भाई की, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जितनी मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ मुझे उसका यहाँ पे फल मिले। मेरा काम आप तक नॉलेज पहुँचाना है। अब आपका काम क्या है, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये दूसरों तक पहुँचाना है। वंस अगेन आस्किंग यू, अगर अब मुझे कमेंट में बताना कि आपका ये जो वीडियो कैसा लगा और क्या आपने मेक श्योर आपने लाइक किया होगा, उसके बाद आप सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट विल बी ऑन द
टैबुलेशन ऑफ डेटा। किस पे? टैबुलेशन ऑफ डेटा पे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू होगा। ये बात आप याद रखेंगे, किस पे? टैबुलेशन ऑफ डेटा पे हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू होगा। एंड मेक श्योर जो मैंने अदर एमसीक्यूज, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे इकॉनमी है, और या चाहे हमारी जो हिस्ट्री से सीरीज JN की चल रही है, आप वो भी वहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। देन वन मोर पॉइंट जो, हाँ चलिए हम क्या करते हैं, जो आज का लेक्चर ये थोड़ा सा लंबा हो गया, आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।